अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद अ न्यू ट्यूटोरियल। तो गाइज हमने स्टार्ट की थी जनरल स्टडी के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की थी और इसका नाम हमने रखा था जनरल स्टडी बूस्टर। ये एक किस्म का मॉक टेस्ट था जिसमें हम सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर कर रहे थे। उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। मिसाल के तौर पर हम पॉलिटी से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, एनवायरनमेंट से, इकोनॉमी से, एनवायरनमेंट साइंस से, और जो भी इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी सेशन ले लो या हिस्ट्री सेशन ले लो, सभी यहाँ पे पोर्शन हम यहाँ पे कवर करते हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं इसी सीरीज के नाम से और ये हमारी 4th वीडियो है। और ये अगर हम देखें तो टारगेट करती है JKPSI, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर को। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो बॉर्डर बटालियन एग्जाम होने वाला है ये उसके लिए परफेक्ट है। एंड जो भी JK SSB के एग्जाम्स हैं, आप पटवारी का ले लो या जो भी एग्जाम आएंगे स्टेट या सेंट्रल लेवल के, तो डेफिनेटली वहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। डेफिनेटली लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन आप अपने सुल्तान को बेइंतहा मोहब्बत बख्शो इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ऑलराइट, आपको ये काम करना है और चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने पहली 3 वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसके बाद उसको आराम से देख सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उसको स्टडी कर लेते हैं, फिर आप इसका आंसर करेंगे और मैं उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, स्टिलवेल रोड क्या है? स्टिलवेल रोड कनेक्ट इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर्स। तो क्वेश्चन पहला पूछा जा रहा है कि जो स्टिलवेल रोड है वो इंडिया को किस नेबर से कनेक्ट करती है, किस नेबर कंट्री से इंडिया को कनेक्ट करती है? तो ऑप्शन है चाइना, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से आप इसका आंसर करें। ऑलराइट, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? चाइना। जो स्टिलवेल रोड है वो इंडिया को किससे कनेक्ट करती है? वो इंडिया को कनेक्ट करती है चाइना से। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम लीडो इन आसाम, India, one of the real head of the Bangladesh Assam Railways in the valley of Upper Brahmaputra। अगर हम देखें तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? असम से स्टार्ट होती है। कहाँ से? अपर ब्रह्मपुत्रा वैली जहाँ पे है वहाँ पे लीडो से ये स्टार्ट होती है और ये कनेक्ट करती है किसको? चाइना को कनेक्ट करती है। ठीक है, देखो हमारे पास ये एक है स्टिलवेल रोड है जो कनेक्ट करती है इंडिया को चाइना से। अगर हम एक और देखें तो पहले ज़माने में, अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करूँगा एंड यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा, पहले ज़माने में एक रोड का नाम सुनते हैं सिल्क रूट। क्या? सिल्क रूट, वो भी एक रोड था जो किसको कनेक्ट करता था, मैं बता देता हूं। हमारे अगर हम देखें तो पहले ग्लोबल में 2 सेंटर थे, एक था वेस्ट और एक था ईस्ट। इसके बीच में जो ट्रेड रूट था उसी को हम क्या कहते हैं? सिल्क रूट कहते हैं। ठीक है, यहां पे अगर हम ईस्ट में देखें तो एक इंडिया था यहाँ पे और यहाँ पे चाइना था। अगर हम वेस्ट में देखें तो फ्रांस, जो भी यूरोपियन कंट्री है, फ्रांस, ब्रिटिश, स्पेन या पुर्तगीज, जो भी क्या कहते हैं यूरोपियन कंट्री, तो वो यहाँ पे थी और यहाँ से क्या करते थे, ये लोग यहाँ पे देते थे, ये लोग ईस्ट में आते थे और यहाँ पे आके क्या करते थे, ये ईस्ट में आकर यहाँ से स्पाइसेस और साल्ट लेते थे। यहाँ से स्पाइसेस लेते थे, इस साइड आते थे स्पाइसेस, और ये वेस्ट उल्टा क्या करते थे, इनको गोल्ड प्रोवाइड करता था, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने कहा कि आपको बता दूं सिल्क रूट के बारे में। और ये सिल्क रूट बंद हो गया था जब इन्वेजन हुआ था किसका? ऑटोमन एम्पायर का। 1492 के अंदर ऑटोमन्स अटैक करते हैं और ये जो सेंट्रल एशिया वाला पोर्शन है, जो सिल्क रूट है, इस पे डोमिनेट हो जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, अगर वो बोलते हैं हम ट्रेड करने देंगे ईस्ट और वेस्ट को, प्रोवाइडेड के या तो आप इस्लाम कबूल करो या तो आप हमें ज़्यादा टैक्स दो, जिस वजह से हम ये रूट आपके लिए ओपन रखेंगे। तो इसको छोड़कर फिर क्या करते हैं, वेस्ट होता है, जो पुर्तगीज होते हैं वो मोस्टली अल्टरनेट रूट्स ढूंढते हैं ओशन के जरिए, तो फिर वो जाते हैं इंडियन ओशन से होते हुए एक और नया रूट निकालते हैं इंडिया तक। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स जिसको हम सिल्क रूट कहते हैं। और ये क्वेश्चन किसे बना था? क्वेश्चन बना था, मैं यहाँ पे बयान करूंगा, क्वेश्चन बना था स्टिलवेल रोड से। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोयल इन इंडिया। कौन सी स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा कोयल प्रोडक्शन होती है इंडिया के अंदर? जल्दी से आप इसका आंसर करें। तो देखने से पता चल जाएगा, इसका राइट आंसर है ईस्टर्न स्टेट है, ये छत्तीसगढ़ इसका नाम है। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं थोड़ी सी, देखो 5 ईयर को काट देते हैं। छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द हाईएस्ट कोयल प्रोडक्शन ऑफ 158 MT। ओके, फॉलोड बाई, इसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है और उसके बाद झारखंड का नंबर आता है। ठीक है ना, झारखंड हैज द हाईएस्ट कोल रिजर्वर इन इंडिया। याद रखना, प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ के अंदर होती है, बट अगर रिजर्वायर देखें तो सबसे ज्यादा कहां पे है? वो है झारखंड के अंदर, सबसे ज्यादा कोयल की रिजर्वायर है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द न्यू एलुवियल डिपॉजिट अलोंग द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो हमारा जो होता है ना एलुवियल डिपॉजिट होता है, जब रिवर किसी भी चीज को डिपॉजिट करता है, सपोज गंगा की बात कर लेते हैं, जो वो नए होते हैं न्यू एलुवियल को क्या नाम दिया जाता है? अब जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो क्या नाम दिया जाता है इसको? इसका नाम दिया था भंगर, इसका नाम दिया जाता है। जो ओल्ड होते हैं उसको क्या दिया जाता है? खद्र का नाम दिया जाता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, सॉरी।
थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है, बी आ जाएगा। जो खदर होता है वो न्यू एलुवियल डिपॉजिट होते हैं और जो बंगर होते हैं वो ओल्ड होते हैं, याद रखना, वो ओल्ड होते हैं और जो खदर है वो न्यू एलुवियल डिपॉजिट होते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा इसको। यहाँ पे जो मैंने बताया तो ऑफकोर्स ये गंगा प्लेन बनाता है जिसको हम खदर कहते हैं, गंगा रिवर बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अगर इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट देखें, मैं मोस्टली यहाँ पे डायग्राम ड्रा करने की कोशिश करूँगा। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद ये यहाँ से ले लो कुछ, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन कश्मीर भी ले लेते हैं इसमें। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो किस मैकेनिज्म के तहत होती है, कौन सा फिनोमेना ऐसा है जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर पोर्शन में रेनफॉल होती है। साइक्लोनिक डिप्रेशन की वजह से होती है, रिट्रीटिंग मानसून की वजह से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, या साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। जल्दी से बताएं। देखो यहाँ पे मैं बता दूंगा, मानसून तो यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सामने है उसको क्या बोलते हैं, पीर पंजाल रेंज है, वहां से जो वेव्स हैं या जो वहां से विंड है वो अंदर तक नहीं आ पाती और इसलिए यहाँ पे मानसून का सवाल ही नहीं पैदा होता। साइक्लोन तो बन ही नहीं सकते यहाँ पे। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बनता है, वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जो यहाँ पे कश्मीर के अंदर या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो रेनफॉल होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ऑलराइट, और ये मैं बता देना चाहूंगा, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से आती है, याद रखना, ये अटलांटिक ओशन से उठकर आती हैं। अटलांटिक ओशन यहाँ पे है, देखो इंडिया सपोज यहाँ पे है, अटलांटिक ओशन यहाँ पे है, या मेडिटेरेनियन सी भी यहाँ पे है, तो यहाँ से वेव्स आती हैं उठकर, ये इस साइड ट्रेवल करती हैं, वेस्ट से आती हैं ईस्ट की तरफ बाई डायरेक्शन। ये कहाँ से ओरिजिन कहाँ से होता है इनका, वेस्ट से होता है, इसके लिए इनको कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ऑलराइट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितनी स्टेट से होकर पास होता है। आपको पता है, ग्लोब पे थोड़ा ले चलता हूँ, हमारे पास ये है अर्थ, बीच में 0 डिग्री है इक्वेटर। ओके, 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर। 23.5 इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 साउथ ये है नॉर्थ, और यह है 23.5 साउथ की बात करें, तो यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एग्जैक्टली पास होता है इंडिया के बीच में से, मोर और लेस इंडिया को सेंटर से ही काटता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, या सॉरी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया की कितनी स्टेट से पास होकर जाता है। ऑफ कोर्स इसका आंसर करें आप जल्दी से, आपके पास 5 सेकंड है, आपका टाइम खत्म हुआ। तो ये राइट आंसर आ जाएगा, 8 स्टेट से होकर जाता है। ठीक है, स्टेट के नाम क्या क्या है, यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, स्टेट के नाम क्या क्या है। 8 स्टेट मैंने लिखा है ना यहाँ पे, है गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान कहाँ पे है, राजस्थान से भी होकर जाता है। राजस्थान पहले नंबर पे आ गया, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आ गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात। ठीक है, गुजरात को इंक्लूड करो तो ये 8 स्टेट हो जाती हैं, जिससे ये पास होता है, क्या कहते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, Who among the following has drafted the fundamental right resolution at Karachi session 1931? तो फंडामेंटल राइट का जो रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया था वो किसने किया था 1931 के अंदर, जो सेशन कराची में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो वो कौन से पर्सनैलिटी थी जिन्होंने ये फंडामेंटल राइट तब ड्राफ्ट किया था या ड्राफ्ट किया था। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, फंडामेंटल राइट का ड्राफ्ट तैयार किया था। देख लेते हैं, कांग्रेस मिलती है, उसका जो सेशन होता है कहाँ पे होता है, कराची होता है 1931 में। और अगर हम देखें तो इसका क्या मतलब था, एक तो एंडोर्स करना आपको गांधी अर्बन पैक्ट, इसका दूसरा नाम क्या था, दिल्ली पैक्ट। ठीक है ना। और अगर हम देखें तो तब प्रेसिडेंट कौन था, तब थे सरदार पटेल साहब। ठीक है, जिसको कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, या इसको कहते हैं हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ओके, द सेशन बिकम मेमोरेबल फॉर इट्स रेजोल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। इसको क्यों याद किया जा रहा है, एक तो फंडामेंटल राइट का यहाँ पे ड्राफ्ट हम बोलें, सॉरी ड्राफ्ट यहाँ पे खींचा गया था, ड्राफ्ट किया गया था। और अगर हम देखें तो इसको करने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ दिल्ली किल्ड ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था तो ब्रिटिश साइड से कौन सा ऐसा ऑफिसर था जिसकी हत्या हो गई थी, हु वाज किल्ड। तो जल्दी से बताएं, बीइंग किल्ड, सॉरी नाम क्या है उसका, रोज, विलियम टेलर, कॉलिन चैंपल। रोज ने किसको चीज किया था, याद रखना, रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कॉलोनियल रिप्ले। कॉलोनियल रिप्ले यहाँ पे लड़ते हुए मर गए थे। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे।
ऑन 10 मई 1857 में क्या होता है, मीरठ के अंदर ग्रेट इंडियन म्यूटिनी 1857 क्या होती है, ब्रोक आउट हो जाती है। और ये ओपन रेबेलियन था, ठीक है ना, ये ओपन बगावत थी किसके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। देखो ये जो लोग होते हैं ये दिल्ली की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जब ये दिल्ली आते हैं तो लोकल्स होते हैं, यहाँ के जो लोकल्स लोग होते हैं यहाँ पे, तो इनका वेलकम करते हैं और ये अपना एम्पायर को बना देते हैं बहादुर शाह जफर को, ठीक है ना, जो यहाँ पे लास्ट मुगल रूलर साबित होता है यहाँ पे। और ये क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हम देखें तो यहाँ पे इनको चुप शांत कराने के चक्कर में रिप्ले की डेथ हो जाती है यहाँ पे। और इसके बाद अगर हम देखें तो जी ये जो सोल्जर थे, मैंने कहा इनको पब्लिक ने अच्छी तरह से वेलकम किया था। बस इतना आपको याद रखना है कि जो कॉलोनियल रिप्ले थी इनकी डेथ हो जाती है वाइल ये जो बगावत थी इसको मिटाने में। हु पब्लिश द न्यूज़पेपर बॉम्बे क्रॉनिकल्स, कौन बॉम्बे क्रॉनिकल पब्लिश करता था? आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी बताएं। मोतीलाल नेहरू, दैनिक, फिरोज शाह मेहता, लाल जगत नारायण। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह मेहता क्या करते थे, बॉम्बे क्रॉनिक्स को सर्कुलेट करते थे, मतलब ये पब्लिश करते थे। अगर हम देखें तो ये जो न्यूज़पेपर था ये इंग्लिश लैंग्वेज में था, इसका नाम था बॉम्बे क्रॉनिक्स और ये पब्लिश करते थे फ्रॉम बॉम्बे से। और ये स्टार्ट किया गया था 1910 के अंदर। किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने। अब मैं इसको क्या करता हूँ, समराइज करता हूँ। बॉम्बे क्रॉनिक्स जो था ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, स्टार्ट किया था 1910 में और इसको स्टार्ट किया था फिरोज शाह मेहता ने। और अगर हम देखें तो फिरोज शाह मेहता वाज ए प्रोमिनेंट लॉयर हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन से सेशन में? 1890 के अंदर इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। एंड मेंबर ऑफ द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल 1893 में ये मेंबर थे बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, तो अगर मजा आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक करें। टैक्जिला वाज द कैपिटल ऑफ विच एंशिएंट महाजनपदा। टैक्जिला कौन सी महाजनपदा की कैपिटल थी? ठीक है ना, जल्दी से आप इसका आंसर करें। 9 का आंसर गांधार, अंगा, मगधा, काशी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? गांधार। गांधार की कैपिटल क्या थी? टैक्जिला थी। ऑलराइट, देख लेते हैं। गांधार टैक्जिला की बात करें तो टैक्जिला द ग्रेट सेंटर फॉर लर्निंग वाज द कैपिटल ऑफ गांधारा। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग पाला किंग एस्टेब्लिश विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था, किस पाला किंग ने उसकी बुनियाद रखी थी या किस पाला किंग ने उसको बनाया था? मुझे लगता है ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, तो आपको भी अच्छी तरह से रिवाइज होगा। आप इसका आंसर करें। तो अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो धर्मपाला पाजी ने की थी। धर्मपाला ने इसकी फाउंडेशन रखी थी, या इसको जो बनाया था किसने बनाया था? धर्मपाला ने ये बनाया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और ये है कहाँ पे? देख लेते हैं यहाँ पे इसकी लोकेशन। ये है बिहार के अंदर, ठीक है। देखें, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज वन ऑफ द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन इंडिया ड्यूरिंग द पाला एम्पायर। ओके, पाला एम्पायर अलॉन्ग विद नालंदा यूनिवर्सिटी। देखो, नालंदा यूनिवर्सिटी भी कहाँ पे थी? बिहार के अंदर थी। और ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी ये भी कहाँ के अंदर थी? बिहार के अंदर थी, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय किंग धर्मपाला इन रिस्पॉन्स टू ए सपोज्ड डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ स्कॉलरशिप एट नालंदा। ऑलराइट, इतना क्लियर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लिबर्टी इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो प्रीएम्बल है, जो इसकी समरी है, उसमें लिबर्टी 5 तरह की मेंशन है। कितने तरह की लिबर्टी मेंशन है? 5 तरह की लिबर्टी मेंशन है। तो यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है इसमें से कौन से तरह की लिबर्टी वहाँ पे मेंशन नहीं है? तो आप उसका आंसर दें। ऑप्शन आ जाता है लिबर्टी ऑफ थॉट। ऑफ कोर्स ये तो मेंशन है वहाँ पे। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, यही तो इसको सेक्युलर बनाता है इंडिया को, यही ऑप्शन। उसके बाद देखें लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप, ये भी है, बट जो है नहीं वो है इकोनॉमिक लिबर्टी। आ गया, देख लेते हैं। ऑप्शन भी यही है। मैंने कहा था कितने किस्म के लिबर्टीज़ हैं प्रीएम्बल के अंदर? 5 तरह की हैं। पहला है लिबर्टी ऑफ थॉट, 1, एक्सप्रेशन 2, बिलीफ 3, फेथ 4 एंड वर्शिप 5। एंड अगर हम देखें तो वहाँ पे इकोनॉमिक लिबर्टी का कोई भी मेंशन नहीं है प्रीएम्बल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 चेंजेस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है ना, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो इसने अगर देखें तो डीपीएसपी के अंदर कहाँ पे इसने जगह बनाई है, कहाँ पे इसने क्या किया, चेंजिंग थोड़ी सी लाई है। जल्दी से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 12 का। तो राइट आंसर आ जाएगा आर्टिकल 45 के अंदर इसने क्या किया, चेंजिंग की है। देख लेते हैं 45 क्या कहता है। आर्टिकल 45 की लैंग्वेज क्या? द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 चेंजेस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्टिकल 45 इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इतना तो हो गया क्लियर। इट्स स्टेट, ये क्या कहता है? द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ
6। एक होता है अर्ली चाइल्डहुड के लिए, और यहाँ पे बात हुई थी कंपलसरी फ्री एजुकेशन की, जो है 6 to 14 ईयर। याद रखना 6 to 14 ईयर है, ये कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी चिल्ड्रन के लिए। बट जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वहाँ पे भी क्या होता है, पेरेंट पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो उसको वर्निकुलर जो अपनी लैंग्वेज होती है इसमें बच्चों को सिखाएं अच्छी तरह से। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड इस जुडिशियल रिव्यू। तो जो नीचे मेंशन कुछ केसेस हैं, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म शो किया, जुडिशियल रिव्यू शो किया। आप इसका आंसर दें। पहला ऑप्शन है केशवानंद भारतीय केस, जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क बोलते हैं, 1973 के अंदर इसको जजमेंट किया गया था। प्राइवी पर्स एबॉलिशन बिल केस, मिनर्वा मिल केस, ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने कहां पे दखल अंदाजी की थी, जुडिशियल रिव्यू कहां पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने हर जगह पे क्या किया था, जुडिशियल रिव्यू दिया था, जुडिशियल रिव्यू दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस लाए हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जुडिशियल रिव्यू दिया था। आपको क्या करना, डेट याद रखना है। गोलोकनाथ केस 1967 के अंदर, ओके। बैंक नेशनलाइजेशन केस 1970 के अंदर, प्राइवी पर्स केस 1971 के अंदर, केशवानंद भारती केस ये 1973 के अंदर होता है। मिनर्वा मिल केस की बात करें तो 1980 के अंदर होता है। एंड सम ऑफ द ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू किया था। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ यहाँ पे, अगर हम देखें तो केशवानंद भारती केस देखें तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केस है, और यहाँ पे जो बेंच बना था, जूरी का बेंच बना था, वो सबसे बड़ा था। ओके, इतना क्लियर है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन निकल कर आती है, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन निकल कर आती है। देखो, पहले ये माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून का कोई भी हिस्सा चेंज कर सकता है, किसी भी तरह चेंज कर सकता है। बट जब ये आता है, केशवानंद भारती केस आता है, तो वहाँ पे ये मेंशन किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर जिस तरह हम देखते हैं, सोवरेंटी है बेसिक स्ट्रक्चर, रिपब्लिक है बेसिक स्ट्रक्चर, अगर हम देखें इक्वलिटी है, फ्रीडम है, इसमें आता है सेक्युलरिज्म आ जाता है, ऐसी चीज़ें। अगर हम उसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, स्टेट सेंट्रल रिलेशन हो जाते हैं, जुडिशियल रिव्यू हो जाता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में है। पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर सके लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। एक और पार्ट इसमें ये पता चला, केशवानंद भारती केस कहता है जो प्रीएम्बल है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, मतलब वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेसिक पार्ट है। बट पहले जो जजमेंट हुई थी गोलोकनाथ केस में देखें तो वहां पे जो प्रीएम्बल थी उसको इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं माना गया था। उसमें कहा गया था कि ये जो प्रीएम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट लेटर क्या हुआ, केशवानंद भारती केस में ये बताया गया कि नहीं, प्रीएम्बल भी किसका पार्ट है, कानून का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आई होप इतना क्लियर। आगे बढ़ें, मज़ा आ रहा है तो अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल द गवर्नर कैन नॉट रिटर्न बैक फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है ना, तो कौन सी ऐसी बिल है जिसमें स्टेट की बात हो रही है, यहाँ पे गवर्नर वापस नहीं कर सकता रिकंसिडरेशन के लिए? तो इसका तो राइट आंसर आप सभी को आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सबसे पहले तो ये स्टेट में ओरिजिनेट हो ही नहीं सकती, काट दो इसको। ऑर्डिनरी बिल, हाँ बिल्कुल। फाइनेंस बिल ये हो सकती है स्टेट में ओरिजिनेट, मनी बिल ये हो सकती है। बट यहाँ पे जो हमारा रियल आंसर है वो है मनी बिल। गवर्नर मनी बिल को कभी भी रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं कर सकता। आ गया, स्टेट लेवल की बात छोड़कर आप आ जाते हैं नेशनल लेवल पे। ठीक है, तो हम देखते हैं दो बिल को याद रखना, एक होता है मनी बिल और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये दो हैं, एम और सी ए बी। अब देखो क्या होता है कि एक तो पहले तो स्पीकर के पास पावर होती है कि वो किसी भी बिल को मनी बिल करार दे, ये हो गया। अब देखो इन दो बिलों के लिए ज्वाइंट सेटिंग नहीं बैठेगी पार्लियामेंट की, जो 108 अंडर आर्टिकल 108 के अंदर ज्वाइंट सेटिंग का कंसेप्ट है। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ज्वाइंट सेटिंग है वो है फाइनेंशियल बिल के लिए, और वो है कौन सी बिल, ऑर्डिनरी बिल के लिए ज्वाइंट सेटिंग का कंसेप्ट है। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो हो गया हमारा, यहाँ पे मैंने इसी को एक्सप्लेन किया थोड़ा अच्छे अंदाज में, मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन क्या कहता है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय। जो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन था उसको किसने हाथ से लिखा हुआ था, हैंड रिटन किसने किया था? तो राइट आंसर आ जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने क्या किया था, कानून को अपने हाथ से लिखा हुआ था। ऑलराइट, यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ मैंने यहाँ पे लिया है, आप इसको पास करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लाने की कोशिश की है। विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पे जो मेंशन है उनमें से कौन सी इंडियन इकोनॉमी का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं माना जाता उसे? क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, हाई पॉवर्टी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ,
लो लेबर प्रोडक्टिविटी, मुझे लगता है ये आपको आएगा अच्छी तरह से, तो आप इसका आंसर बताएं। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है इंडियन सेक्टर के अंदर। हाई पॉवर्टी, डेफिनेटली इंडिया के अंदर है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, क्या तुम्हें ये लगता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास नियर अबाउट 60 to 70% रिसोर्सेज हैं। 1% पॉपुलेशन ऐसी है, टॉप 1% जिनके पास 60% इंडिया की या 70% इंडिया की रिसोर्सेज हैं। लो लेबर प्रोडक्टिविटी, ये तो है। थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, द इंडियन इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन अनइक्वल मैनर, ये तो है ना, इक्वलिटी इनकम इक्वलिटी है, इनइक्वलिटी है। द रिचेस्ट 1% अगर हम देखें तो वो 70% वेल्थ एक्वायर करते हैं। और ये रिपोर्ट किसने दी है? ऑक्सफाम रिपोर्ट है कि जो इंडिया के अंदर टॉप रिचेस्ट 1% पॉपुलेशन है उसके पास 70% रिसोर्सेज है। इसका मतलब है बाकी जो 99% है वो सर्वाइव कर रही है 30% रिसोर्सेज के ऊपर, विच इज टोटली अनफेयर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ BS6 एमिशन नॉर्म, तो बताएं इसमें से कौन सा एडवांटेजेस नहीं है BS6 एमिशन नॉर्म्स का। 17, ये थोड़ा साइंस एंड टेक ऑप्शन से है तो इसलिए आपको नया लगा होगा। तो देखिए इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, ठीक है ना, सभी ऑप्शन गलत है। मैं रीजन बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ BS6 एमिशन के एडवांटेजेस क्या क्या है। देखो, PM2.6 एमिशन ये रिड्यूस हो जाता है इससे, ठीक है ना। और अगर हम सल्फर कंटेंट को देखें तो ये कम कर देता है सल्फर कंटेंट को 5 टाइम्स। और हम देखें तो इट विल इमिट 80% लेस पार्टिकुलेट मैटर इन कार्स के अंदर 80% लेस पार्टिकुलेट मैटर क्या करेगा, निकालेगा। और 70% लेस नाइट्रोजन ऑक्साइड पर किलोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एयर पोल्यूशन एंड BS6 ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ और इंपॉर्टेंट मैंने फायदे लिखे हैं BS6 के, तो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं उसको। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन था, साइंस टेक एनवायरनमेंट सेम। प्रधानमंत्री जन धन योजना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन है, आप बताएं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना ये बहुत पुरानी स्कीम है, तो ये किसके रिलेटेड थी? पॉवर्टी के रिलेटेड थी, फाइनेंशियल सर्विस एंड रूरल डेवलपमेंट, हाउसिंग फॉर ऑल पोर। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, जल्दी से आंसर बताएं। फाइनेंशियल सर्विस के, ये बैंकिंग सिस्टम की थी कि हर एक को क्रेडिट क्रिएशन होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो देख लेते हैं, प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री जन धन योजना इज ए नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या? फाइनेंशियल इंक्लूजन, वर्ड याद रखना, ठीक है। टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस लाइक, कौन सी फाइनेंशियल सर्विस इसमें मिल रही है? बैंकिंग, सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट, रेमिटेंसेस, क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड पेंशन एंड एन अफोर्डेबल मैनर, लॉन्च इन 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च हुई थी? 2014 में लॉन्च की गई थी। बेनिफिट ऑफर्ड अंडर जन धन अकाउंट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, एक्सीडेंट इंश्योरेंस। एक्सीडेंट इंश्योरेंस कितना मिलता है? 1 लाख का कवर करता है। और लाइफ कवर जो करता है वो 30,000 का करता है। एक्सीडेंट जो लाइफ इंश्योरेंस करता है वो कवर कितना करता है? 1 लाख का करता है। और अगर लाइफ कवर देखें तो वो 30,000 का करता है। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDI इज एन ओवरऑल मेजर ऑफ प्रोग्रेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन। जो HDI होता है ना उसके 3 डायमेंशन होते हैं, ठीक है ना, किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस मेजर करने के लिए। वहां पे डेवलपमेंट, ग्रोथ नहीं, डेवलपमेंट मेजर करने के लिए। तो आप ये बताएं कि वो 3 डायमेंशन कौन से हैं। सबसे आसान क्वेश्चन आज का, तो जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। ये 3 पैरामीटर हैं जिसकी वजह से हम HDI को कैलकुलेट करते हैं। HDI का कंसेप्ट किसने दिया था? याद रखना, HDI का कंसेप्ट दिया था पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट जिसका नाम है महबूबुल हक साहब। इसने क्या दिया था? HDI का कंसेप्ट दिया था। आगे देख लेते हैं। डायरी कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की अगर हम देखें तो कितने सेक्टर हैं? हमारे पास प्राइमरी सेक्टर है, हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर है, हमारे पास टर्शियरी सेक्टर है। और टर्शियरी सेक्टर फर्दर डिवाइडेड है क्वीनरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर एंड क्वीनरी सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरी का प्रोडक्ट है ये किस सेक्टर में आते हैं? तो याद रखना डायरी आ जाते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरह से और मैं अलग से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, दैट्स वाई इसको मैं जूम कर रहा हूँ। प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, PS। प्राइमरी सेक्टर होता है डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड, जो लैंड पे डिपेंड होता है या लैंड की रिसोर्सेज पे डिपेंड होता है या जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है लैंड के साथ, उसका हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर किसके साथ डिपेंड है? लैंड के साथ डिपेंड है। उसके बाद डायरी सिस्टम, डायरी फार्म होता है, ये किसके साथ? फॉर एग्जाम्पल हम कहाँ से गाय चराते हैं, जो कैटल हमारे पास जो ग्रेजिंग करते हैं वो जमीन पे करते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे?
सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को कभी कभी कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सर्किट है, सॉरी एस बोला ना, सेकेंडरी सेक्टर इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आया समझ, जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर भी इसी में आ जाता है, तो इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी सेक्टर। हमारा जो तीसरा होता है वो होता है टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर को हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर यहाँ पे लिख देता हूँ, टर्शियरी सेक्टर क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। और यहाँ पे क्या आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, बाकी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसमें ये आ जाता है। टर्शियरी सेक्टर के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है क्वाटरनरी सेक्टर, QUAT। क्वाटरनरी सेक्टर में देखें तो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च आ जाता है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च आ जाता है। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट आता है वो होता है क्यूनरी, QUENARY। क्यूनरी सेक्टर को देखें तो यहाँ पे आ जाता है हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग, क्या आ जाता है, डिसीजन मेकिंग या लेजिस्लेचर आ जाता है यहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी थी जो मैंने यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 21 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है। ये जो यूनिट है मेमोरी की, इनको अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बजाय क्या करूँगा, यहाँ पे लिखने की ज़्यादा प्रेफर करूँगा। सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो होता है बिट, BIT। बिट किसका बनता है, 0 और 1 का। ये बात रखना, ये बाइनरी नंबर होते हैं बिट, ठीक है ना। देखो अगर हमारे पास 4 बिट होगा तो उसको बोलेंगे निब, NIBBLE, निबल। और 8 बिट होगा तो उसको बोलेंगे बाइट, 1 बाइट, ठीक है। सीधी तरह देखें, इसके बाद बाइट मिला के बनता है KB। KB के बाद क्या आता है, KB इज लेस देन MB। फिर उसके बाद MB आता है, MB के बाद क्या आता है, TB आता है, नहीं सॉरी GB आता है, और GB के बाद क्या आता है, TB आता है। ये आप सीक्वेंस याद रखेंगे। बैक टू क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा अगर हम देखें तो यहाँ पे TB सबसे बड़ा है। TB हो गया टेराबाइट, GB हो गया गीगाबाइट, MB हो गया मेगाबाइट, और KB हो गया किलोबाइट। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। विच वन इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय कंप्यूटर। जब कंप्यूटर कोई आउटपुट देता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, याद रखना इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। हम कंप्यूटर में कुछ भी यहाँ से इनपुट देते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस करता है और हमें वो आउटपुट देता है। हम यहाँ से रॉ डेटा देते हैं, रॉ डेटा मतलब रॉ डेटा कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देते, रॉ डेटा देते हैं। कंप्यूटर इसको प्रोसेस करता है, मतलब सॉर्ट करता है, और एक हमें आउटपुट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ें। डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। जब हम डिस्क को ट्रैक एंड सेक्टर में डिवाइड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बनाएं। तो इसको बोलते हैं हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू रीड इंफॉर्मेशन ऑन द क्रेडिट कार्ड। जो क्रेडिट कार्ड पे इंफॉर्मेशन होती है उसको रीड करने के लिए कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, ग्राफिक टेबलेट नहीं, न्यूमेरिकल कीबोर्ड नहीं, बारकोड रीडर ये भी नहीं, मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर। जल्दी से बताएं 20 नंबर 9 का आंसर। तो ये इस्तेमाल होता है क्रेडिट कार्ड रीडिंग करने के लिए। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है ए मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर आल्सो कॉल्ड एज Mag strip reader is a hardware device that read the information encoded in the magnetic strip located inside the back of the plastic card। जो प्लास्टिक कार्ड में जो चिप होती है ना, उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रीड करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल डिवाइस होती है, एक हार्डवेयर होती है, इसका नाम क्या होता है, मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है, या मैग स्ट्राइप इसको कहते हैं, स्ट्रिप। एन OCR प्रोसेसिंग, ठीक है ना। व्हेन ए कैरेक्टर इज, अच्छा OCR की पहले डेफिनेशन बना ले, इसको कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। क्या आता है प्रोसेस, व्हेन ए कैरेक्टर इज रिकॉग्नाइज्ड इट इज कन्वर्टेड इनटू। तो ये कौन सी लैंग्वेज में OCR को कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है, मिसाल के तौर पर, हाँ ये आसान है, इसके बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मजेदार क्वेश्चन, आप इसका आंसर दें। OCR जब कैरेक्टर को पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है, तो फिर वो किस लैंग्वेज में इसको ट्रांसफर करता है। 30 का आंसर मुझे चाहिए। जल्दी से बताएं। यहां पे लिखा है आस्की किस में कन्वर्ट किया जाता है, फिर ये आस्की में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। बाइनरी में भी कन्वर्ट करते करते आस्की में भी कन्वर्ट करते हैं। इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, एट द एंड ऑफ OCR प्रोसेस द कैरेक्टर्स आर कन्वर्टेड इनटू आस्की।
स्मॉलर कोड सिमिलर या सिंपलर कोड बोलेंगे। अब आस्की का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है कि आस्की की फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट फॉर कंप्यूटराइज्ड टेक्स्ट फाइल इन ईच सिस्टम एवरी लेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डिफरेंट 7-bit बाइनरी नंबर। ठीक है, मैंने क्या बोला था? बैक आ जाते हैं। इसका आंसर क्या बोला था आपने? बोथ ए एंड बी। पहले क्या हो जाता है, वो आस्की में कन्वर्ट करता है, फिर आस्की इसको किस में स्टोर करता है? बाइनरी नंबर में स्टोर करता है, फर्स्ट एंड देन सेकंड नंबर। इसलिए हमने ऑप्शन ए एंड बी दोनों को चूज किया यहाँ पे। What is the theme of the World Day Against Trafficking in Person and 2022? World Day Against Trafficking in Person 22 की थीम क्या है? जल्दी से आप इसका आंसर बताएं। देखो हम क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। आजकल टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा मतलब मिसयूज हो रहा है कि टेक्नोलॉजी की बदौलत ही ऑनलाइन ट्रैफिकिंग की जा रही है इन ह्यूमंस, पर्टिकुलरली इन वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर 13 जून। याद रखना 30 जुलाई में ये ट्रैफिकिंग वर्ल्ड अगेंस्ट ट्रैफिकिंग डे मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। दिस ईयर द थीम ऑफ द इवेंट वाज यूज एंड अब्यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। द बिलियो हार्ट कैंपेन वाज also launched where the blue heart represent the sadness of those who are trafficked. Sorry to say, but it is sad, as well as the cold hearted of those who buy and sell fellow humans. देखो एक होता है ब्लू हार्ट। ब्लू हार्ट उनके लिए था, उनके लिए मतलब हमें दुख मतलब अपना बताना है, दुख यहाँ पे फील करते हैं हम उन लोगों के लिए जिनका ऑलरेडी किडनैपिंग हो गया या जिनको ट्रैफिक किया गया। और कोल्ड हार्ट वो लोग हैं, वो बेदर्द और वो जालिम लोग हैं, वो दिल के पत्थर लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, मतलब जो इतना घिनौना काम कर रहे हैं वुमेन्स के साथ स्पेशली। तो इसलिए ये थीम चूज की गई। विच स्टेट लॉन्चेस पंकयोकोती दत्तू योजना? किस स्टेट ने ये पंकयोकोती दत्तू योजना लॉन्च की है? ये की है कर्नाटका ने। ठीक है ना। और ये है मोस्टली गौ रक्षा के बारे में। ठीक है, ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी ये थी गौ रक्षा के बारे में। और ये किसने लॉन्च की थी? ये की थी कर्नाटका के अंदर लॉन्च की गई थी। याद रखना, गांव को प्रोटेक्ट करना गौ रक्षा के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम लाई गई थी। क्वेश्चन क्या कहता है? देश के मेंटर इज ए न्यू स्कीम अनाउंस्ड बाय विच इंडियन स्टेट? तो कौन सी स्टेट ले लो या साथ में यूटी भी लिख देते हैं, कौन सी इंडियन स्टेट या यूटी ने देश के मेंटर स्कीम लॉन्च की है? 43 का आप आंसर दें मुझे जल्दी से। तो राइट आंसर आ जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ने स्कीम लॉन्च किया है देश का मेंटर। ठीक है ना। देखो सपोर्ट करना है गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट एंड देयर कैरियर प्लानिंग। इसमें क्या, इसका क्या मिशन है, इसका क्या मकसद है, ताकि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो अपना कैरियर को किस तरह प्लान करेंगे, उनके लिए ये स्कीम लाई गई है। इतना क्लियर है आपको? The Directorate of Education of Delhi government has issued a code of conduct for mentors who have signed up for the program to regulate the interaction between them and the student assigned to them. Earlier, the National Commission for Protection of Child Rights expresses concern regarding the safety of the children. अब देखो क्या होता है कि कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं किसके द्वारा? डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट। वो कहता है कि टीचर को कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना, ताकि जब वो स्टूडेंट के साथ बिहेव करें वहाँ पे मतलब किसी तरह की स्टूडेंट के साथ मतलब कुछ वहाँ पे सेफ्टी बरती जाए, सिंपल ये है। और बच्चों को अच्छी तरह से मोटिवेट किया जाए, उनको काउंसलिंग किया जाए, उनके कैरियर के बारे में जो आगे वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरह उनको स्किल डेवलप करें जाएंगे, किस तरह उनको एंटरप्रेन्योरशिप या किस तरह बिजनेस आइडिया उनको सिखाए जाएंगे, ये इसी के रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कहता है? विच कंट्री वन द ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2022? ICC वुमेन वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी जितने लगाते हो भाई लगा दो। क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री ने वुमेन वर्ल्ड कप 2022 जीता है? तो ये जीता है इंग्लैंड ने। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आप देख सकते हो, मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो थोड़ा डिटेल में जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम डिफीट करती है इंग्लैंड टीम को बाई 71 रन से, बहुत बड़े रन से उन्होंने डिफीट किया और फाइनल उन्होंने जीता, रिकॉर्ड किया 7th ICC वुमेन कप वर्ल्ड कप। ठीक है ना। अलेशा हेली ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्मैशेस 170 टू टेक ऑस्ट्रेलिया टू ए मुमा 356 फॉर 5 अगेंस्ट इंग्लैंड। ये बहुत बड़ा स्कोर उसने किया था। एंड फाइनल अनदर प्लेयर Nat Siver remain unbeaten and on 148. The England team could score only 285 and 43 hours. Alright, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये दो नाम याद रखना, अलीसा हैली और दूसरी नेट साइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच इज इंडियाज फर्स्ट लार्ज स्केल टू रिकॉर्ड 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन? कौन सी स्टेट है जिसने 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन कंप्लीट की थी? जल्दी से बताएं। 45 का आंसर अपने को चाहिए। तो ये थी तेलंगाना।
आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे डिटेल रिकॉर्ड है इसके बारे में, आप इसको पढ़ सकते हो आराम से। हु इन्वेंटेड मैकेनिकल कैलकुलेटर कॉल्ड पास्कलाइन? पास्कलाइन ये मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने फॉर द फर्स्ट टाइम क्या किया था, डिस्कवर या इन्वेंट किया था, सॉरी किसने किया था? 46 का आंसर। तो इसने अपने नाम पे इस मशीन का नाम रखा था, इसका नाम था ब्लेज पास्कल, और इसने ये किया था मतलब ये इन्वेंट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं द फादर ऑफ द ब्लेज पास्कल हु वर्किंग इज ए टैक्स अकाउंटेंट था एंड मेक हिज फादर वर्क। ये अपने बाप का काम आसान करना चाहता था। एट द एज ऑफ 19 उसने एक मशीन बनाई था कि अपने पापा की हेल्प करेगा, क्योंकि उसका फादर एक अकाउंटेंट था। तो उसकी हेल्प करने के लिए इसने जो मशीन बनाई वो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बन गया, और इसका क्रेडिट किसको जाता है? बेजल पास्कल को जाता है। 47 पे आ जाते हैं। द प्रोग्रेस एंड रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जब बॉडी से रिमूवल मटेरियल या जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो रिमूव किया जाता है, तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कहते। रिस्पायरेशन? नहीं, ये तो नहीं। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होती है। न्यूट्रिशन होता है? नहीं, न्यूट्रिशन में तो हम खाना अंदर लेते हैं और उसके बाद डाइजेशन होती है उसकी। तो राइट आंसर आ जाएगा एक्सक्रीशन। इस प्रोसेस को कहते हैं जब बॉडी से वेस्ट मटेरियल या टॉक्सिक मटेरियल रिमूव किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड। जो सेल के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो चिपचिपा या मोटा सा प्लाज्मा लाइक स्ट्रक्चर होता है, सॉरी क्या होता है, वो लिक्विड होता है, उसको क्या कहते हैं? 48 का आंसर बताएं आप। उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इतना क्लियर है? उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। 49 द अल्फा रेडिएशन इज नॉट यूज्ड इन रेडियोथेरेपी बिकॉज। अल्फा रेडिएशन को हम रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल नहीं करते, क्यों भाई, क्यों नहीं करते? रीजन बताएं। क्योंकि इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा इट इज अनएबल टू पेनिट्रेट ह्यूमन स्किन। ये ह्यूमन स्किन के पार जाती नहीं है, आर पार नहीं जाती, तो इसलिए इसका इस्तेमाल ही नहीं बनता। दैट्स वाई क्या लिखा है? इट इज अनएबल टू पेनिट्रेट ह्यूमन स्किन। द अल्फा पार्टिकल हैव वेरी लो एटॉमिक वॉल्यूम एंड हेंस डू नॉट पेनिट्रेट ह्यूमन स्किन। यही हमने इसका आंसर पढ़ा। एंड आज का हमारा लास्ट आंसर है, आप इसका आंसर जरूर करें। इंडिया फर्स्ट कमर्शियल लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस LNG बस वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो ये जो LNG बेस्ड बस, पेट्रोलियम से दूर LNG बेस्ड बस, तो किस स्टेट में ये पहली बार लॉन्च की गई? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, करंट अफेयर पे बेस्ड है, इसका राइट आंसर आ जाएगा केरला। केरला में ये क्या गई, इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल है। तो ये थे हमारे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको जरूर लाइक करें, देखो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर सर्च करें, TELEGRAM। चैनल का नाम क्या है? educate/all। ठीक है ना, _educate_all। इसको आप सर्च करेंगे, वहां पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।